हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एजुकेशन रिवर में। और आज हम गेट एक्सेल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो गेट 2021 एक्सेल लाइफ साइंस केमिस्ट्री से आए हैं, तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो ये है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें इसमें करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एसिडिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको सिंपल पता है कि अगर कोई कंपाउंड एसिडिक होता है तो मतलब अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। तो आप सबसे पहले अगर आपको पास आया तो आप इसके हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करवा दीजिए। अगर आप इसमें हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करवाएंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा तो वो H+ में रिलीज़ होगा, और वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनता है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इससे हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करवाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जब रिलीज़ होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होने पे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस, क्योंकि एसिडिटी रेजोनेंस से पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले कंपाउंड में देखोगे तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कॉन्जुगेशन भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर जा सकता है, तो कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट कंजुगेशन हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट कंजुगेशन स्टार्ट होगा। और ये 6 इलेक्ट्रॉन को भी है, ये साइक्लिक भी है, और ये प्लेनर कंपाउंड भी है। इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड को देखोगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है। और यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन जो कि इसको नहीं बताते हैं कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। और जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, तो पता लगता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक होता है, उसके बाद जो स्टेबल होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, और उसके बाद जो लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक होता है। इसीलिए यहाँ पे एसिडिक सीक्वेंस यही होगा, क्योंकि रेजोनेंस, जितना अच्छा रेजोनेंस उतना ही अच्छा वो एसिडिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनायन बना है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से स्टेबल हो पाएंगे। तो वो स्टेबल तभी हो पाएगा जब रेजोनेंस बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे एसिडिक करेक्टर बताते हैं, तो यही एसिडिक करेक्टर बताएगा। इसीलिए एरोमेटिक हमने देखा ये है, इसीलिए सेकंड सबसे पहले आएगा, नॉन एरोमेटिक थर्ड है, और एरोमेटिक फर्स्ट है। इसीलिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैं आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में जो डिफरेंस है उसको भी मैं बता पाऊँगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम एसिडिक नेचर को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि गेट में आया है। इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम पेपर में करोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप ट्रिक क्या है कि आप याद रखना कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आप 14 से एक एक कम करते जाओ इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और एक एक बढ़ाते जाओ, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 3 आपने लिखा है, इसको आप की पॉइंट याद करो। उसके बाद अगर 15 इलेक्ट्रॉन है अगर किसी भी स्पीसीज़ में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आप 0.5 माइनस करो, तो 2.5, फिर 0.5 माइनस 2.5 में 2, फिर 1.5 एंड 1। फिर आप यहाँ पे 3 इसको बढ़ाते चले, मतलब इसमें भी कम करते जाओ, ठीक उसी तरह 2.5, 2 एंड 1.5। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 होगा। तो आपके लिए ये ट्रिक है,
जब किसी भी स्पीशीज में आपको जो ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर यही होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन O2 स्पीसीज में नहीं है, जबकि ये O2 2 नेगेटिव की स्पीसीज में है। तो आप क्या करिए, इस 16 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। तो इसीलिए हमारा आंसर सीधे 1 हो जाएगा। आप इसके थ्रू किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, आपको आसानी से निकल जाएगा। चाहे आप नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन के एक में जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्रोजन में। और इसीलिए अगर 2 हैं तो 2 में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझसे N2 का कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो सिंपल हमारा 3 आंसर। आप इसको फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं, बट ये सबसे इजी मेथड है। अगर हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, हम इस मेथड के थ्रू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिक आइसोमर निकालने हैं। ये पहली बात तो हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर स्पेसिस है, उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे। आप इसके आइसोमर बना सकते हैं। इसके आइसोमर वैसे तो 3 होंगे। बस आप एक बात याद रखिए कि मैंने अगर PT को रखा है तो आप किसी एक स्पीसीज को कांस्टेंट बना लीजिए। उसके थ्रू बस एक को कांस्टेंट बना के आप बस चेंजेस किए। जैसे मैं Br को कांस्टेंट बना दूंगी और उसके बाद मैं चेंजेस करूंगी। जैसे Br मेरा कांस्टेंट है, Cl, अब मैंने इस Py को इधर रख दिया और NH3 को इधर रख दिया, तो एक आइसोमर इसका ये बन सकता है। एक और आइसोमर आप बना सकते हो, जैसे देखिए Br ये है, इस NH3 और Cl को आप कर दीजिए, तो ये इसके जो पॉसिबल आइसोमर होंगे वो 3 होंगे और यही इसका आंसर है। और मतलब इसकी वैसे ट्रिक भी होती है, अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रिक को भी मैं बताऊं तो मैं बता दूंगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वैसे इसके आप पॉसिबली एक को आप वही उसी फिक्स कीजिए, बस चेंजेस करिए पोजीशन, जिसके थ्रू आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो स्क्वायर प्लेनर है सिर्फ यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे हो गया, एक मिनट, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बस आप याद रखिए कि रिएजेंट हमें क्या दिया है, क्योंकि रिएजेंट आपको बता देगा कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो आपको पता है कि रिएजेंट दिया है मैग्नीशियम और ड्राई E2O। E2O को हम ईथर भी कह सकते हैं, या एक ऐसा सॉल्वेंट है जो गिगनाग रिएजेंट बनाता है। जब भी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर या कुछ भी ऐसा सॉल्वेंट दिया होगा जो ड्राई कंडीशन में होगा, वो गिगनाग रिएजेंट बनाएगा। गिगनाग रिएजेंट के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होती है कि जैसे ये है आपके पास कंपाउंड है, ओके, तो जब गिगनाग रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम और ड्राई E2O सॉल्वेंट है, तो गिगनाग रिएजेंट बन जाएगा इसमें इस तरह से Br, और यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये गिगनाग रिएजेंट बन गया। अगर ये रिएक्शन सिर्फ यहीं तक होती तो हम यहीं तक इसको स्टॉप कर देते, बट ये D2O है। D2O कुछ भी नहीं है, ये वाटर का आइसोटोप है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, एक होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन होता है एक, मतलब इसके 3 आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, प्रोटोनियम, 3 तरह के आइसोटोप होते हैं। तो ये ड्यूटेरियम है जिसके थ्रू D2O है। अब इसको आप फॉलोड बाय D2O कर दीजिए, मतलब वाटर के थ्रू या हाइड्रोलिसिस करें। जब वाटर के थ्रू हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो BrMg और कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कार्बन है। इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस मैग्नीशियम की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और D2O का भी देख लो, ये है वाटर, और इसमें ये बॉन्ड टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव स्पीसीज है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव। अब बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को ऐड कर दीजिए, तो पॉजिटिव वाला इधर जाएगा और ये नेगेटिव वाला इसमें जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो D यहाँ पे आ जाएगा, Me प्लस Br, ये इसके पास होंगे,
ठीक है। तो यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा एम ई बनेगा, मतलब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ज्योमेट्री बतानी है FeCO5 और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दे रखा है। तो ठीक है, इसकी ज्योमेट्री बहुत सिंपल होती है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो लाइगेंड है जो क्योंकि Fe तो सेंट्रल एटम हो गया और CO इसका लाइगेंड होगा, तो ये लाइगेंड कैसा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग कराता है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। सबसे पहले Fe का एटॉमिक वेट दिया है, आप इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो वो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 होता है। 4s2 में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे और फिर 3d6 में होंगे। फिर आप इसके ग्राउंड स्टेट में d ऑर्बिटल बनाओगे, d में 5 होते हैं और एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हम बना देते हैं। p ऑर्बिटल वैकेंट है, बट अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। ये 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल और ये 4p ऑर्बिटल है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फिल है, पहले ये अनपेयर होंगे क्योंकि हुंड का रूल कहता है, और फिर यहाँ पे ये पेयरिंग है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। अब चूँकि एक चीज़ और भी देखी जाती है कि CO जो होता है उस पर कोई चार्जेस नहीं होता है, इसीलिए Fe पर 0 चार्जेस है। तो इसमें अब CO की वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में, जब Fe का ये ग्राउंड स्टेट है, ये तो ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन हो गया, लेकिन जब ये एक्साइटेड हो जाता है CO की प्रेजेंस में तो इसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब ये पेयरिंग स्टार्ट करता है तो ये फिल कर देता है, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। तो बचा क्या, एक S, एक D, एक S और 3 P, ये पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि 5 CO है। इस तरह से जब ये पार्टिसिपेट करते हैं DsP3 कन्फिग्रेशन बनाते हैं, जिसको हम sp3d कन्फिग्रेशन भी कह सकते हैं। और इस sp3 कन्फिग्रेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये कैसे होता है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये आयरन होगा, यहाँ पे CO, ये 2 CO इसके एक्सियल में है और 3 CO इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह से होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये ज्योमेट्री, क्योंकि ये देखो ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल हुआ और ये जो ऊपर का हुआ एक पिरामिड लाइक है, तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काइनेटिक्स से पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला होता है, जब हमें रेट कांस्टेंट निकालना होता है तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होती है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है उसका रेट कांस्टेंट, तो इसीलिए उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन में दिया था द टाइम टेकन बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू रीच 90% कंप्लीशन इज 20 सेकेंड। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन है, सपोज हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आए परसेंटेज में, आप मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो 100 थी, ठीक है, और उसका कितना कंप्लीशन हो चुका है 90%। तो 90% कंप्लीशन के बाद अब बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, वही हमारा A0 होता है। तो रिमेनिंग कितना हो गया, जब 90% मतलब किसी का 90% 90 भाग हट चुका है तो बचा कितना 10% भाग, और उसमें टाइम कितना हो रहा है 20 सेकेंड का है। ये पहला इसके थ्रू बोला है, ठीक है, गिवन था। नेक्स्ट इनने बोला है कि टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन टू रीच 50% कंप्लीशन, यानी कि 50% के लिए कितना टाइम लगेगा अगर ये 50% कंप्लीशन हो, तो हमें वो टाइम इसमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे A0 है यहाँ पे सपोज 100, और अब कितना कंप्लीट हो चुका है 50% पार्ट जो है वो हट चुका है, तो रिमेनिंग कितना पार्ट बचा 50, और इसका टाइम हमें नहीं पता।
बस आप इस अब के तो इन दोनों के लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेम रिएक्शन बोलिए तो के में कोई डिफरेंट नहीं है, के इसके लिए भी सेम तो के इसके लिए भी सेम। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे के की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/20 और ln ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 100/a की 10। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें ये t फाइंड आउट करना है, और ln यहाँ पे होगा 115। देन इसको सॉल्व करोगे, ओके ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो k की वैल्यू है हम इस k के इक्वेट में कर देंगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 120 और ln 10, और यहाँ पे 1/2 और ln 2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ln होता है उसको जब log में चेंज किया जाता है तो 2, जैसे हम ln को जब कन्वर्ट करते हैं log में तो 2.03 log लिखते हैं। तो इसको भी हम log में, क्योंकि log वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है, बस गेट तो हमें कैलकुलेटर देता है तो हम उसके थ्रू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/20 और 2.303 log 10। log 10 की वैल्यू वैसे 1 होती है और T2 आप निकाल सकते हो, और यहाँ पे 2.03 log 2। आप इस वैल्यू को इससे कट कर देंगे, log 1 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1/20 और 1/T2, और log 2 की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो वो 6 करीबन आती है, ठीक है। अब सॉरी 6 नहीं 0.301 होगी, ओके। अब उसके बाद T2 यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। अब ये जो T2 होगा, ओके, अब T2 को आप यहाँ पे T2 यहाँ आएगा तो 20 × 0.301, इसका आप इक्वेट करोगे तो 6 सेकेंड इसका आंसर आएगा। हालांकि पॉइंट में होगा, लेकिन कभी भी टाइम पॉइंट में मतलब बोलना बहुत वो होता है, तो इसीलिए परफेक्ट आंसर 6 सेकेंड ही होगा और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने गेट के 6 क्वेश्चन का करा है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इससे आगे जो गेट एक्सेल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं मैं पार्ट 2 में उनको लेकर आऊँगी। और अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने फ्रेंड लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।